फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। वीकली करंट अफेयर्स के इस न्यू एडिशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें पहला है बिहार विधानसभा चुनाव। उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों को SC/ST के समान लाभ देने का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसे देखेंगे। इसके बाद अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी हुई है और इसके बाद नए वाहनों को फास्टैग विवरण दिया जाना अनिवार्य किया गया है, ये भी हमें देखना है। इसके अलावा भारत की पहली ई-लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है, इसे देखना है। इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी सक्रिय दवा सामग्री के विषय में क्या समाचार है वो हम देखेंगे। इसके अलावा गैर व्यक्तिगत डाटा नॉन पर्सनल डाटा को लेकर समिति की रिपोर्ट को हमें देखना है। इसके अलावा भारत इजराइल साइबर समझौता जो हाल फिलहाल में हुआ है उसे भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक। ये है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित। लोकसभा या विधानसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है निर्वाचन आयोग के लिए। बिहार में 29 नवंबर को निवर्तमान सदन की समाप्ति हो रही है, परंतु कोरोना वायरस को देखते हुए यह संभव नहीं हो पा रहा है कि नवंबर में यह चुनाव हो पाएंगे या नहीं। इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के अनुसार निर्वाचन आयोग यदि आवश्यकता समझे तो निर्धारित तिथि में परिवर्तन करके चुनाव आयोजित कराने की समय सीमा में विस्तार कर सकता है। इस मामले में हमारे पास में पूर्व का एक उदाहरण भी उपस्थित है, जहां वर्ष 1991 में निर्वाचन आयोग ने धारा 153 के तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ प्रयोग करके तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या के बाद 3 सप्ताह तक संसदीय चुनावों को स्थगित किया था। परंतु यहाँ पर कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिनमें पहली है भारतीय संविधान अथवा किसी अन्य कानून में ऐसा कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता हो जिनके तहत चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। धारा 153 के तहत समय सीमा में विस्तार करने की शक्ति का प्रयोग निर्वाचन आयोग केवल चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद ही कर सकता है, किंतु चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। यदि चुनाव आयोग बिहार चुनाव स्थगित करना चाहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करना होगा। इसके लिए चुनाव आयोजित न करा पाने की अपनी असमर्थता के बारे में भी सरकार को अधिसूचित करना होगा और सरकार इस बारे में कोई अधिसूचना निर्गत कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST के समान लाभ प्रदान करने का निर्णय दिया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए डिजाइन किए गए फाइन आर्ट डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदन किया था, परंतु याचिकाकर्ता ने कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें शारीरिक दिव्यांग व मानसिक बौद्धिक रूप से अक्षम दिव्यांगों के बीच कुल सीटों के विभाजन के बारे में बात कही गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बौद्धिक और मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को एप्टीट्यूड टेस्ट में नंबरों की छूट दी जानी चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, परंतु याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अनमोल भंडारी बनाम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यह निर्णय दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए माना जाना चाहिए और इसीलिए उन्हें SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की ही आवश्यकता होनी चाहिए। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। सरकार ने सितंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स तथा 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन तथा ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग के साथ $3 बिलियन का सौदा किया था, जिसमें से 17 अपाचे हेलीकॉप्टर पहले ही सरकार को मिल चुके हैं और बाकी की डिलीवरी अब हो चुकी है। इस अपाचे हेलीकॉप्टर की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तथा रॉकेटों पर निशाना साधने के अलावा इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताएं विद्यमान हैं। इसके अलावा यह हथियारों की डिलीवरी करने में भी सक्षम है। इसमें फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है जो 360 व्यू पर काम कर सकता है। नाइट विजन प्रणाली भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसका संचालन उष्णकटिबंधीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसानी से हो सकता है। चीन के साथ उपजे हालिया गतिरोध के बीच अपाचे को लेह हवाई अड्डे पर तथा 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों में से एक बेड़े को असम के जोरहाट वायुसेना बेस पर तैनात किया गया है।
तो वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नेक्स्ट है नए वाहनों को फास्टैग विवरण का अनिवार्य किया जाना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते समय और नेशनल परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग विवरण दाखिल करने का फैसला किया है। फास्टैग भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को भी रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे डिजिटल पेमेंट किया जाता है। सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC को वाहन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह उपकरणों का विवरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वाहन पोर्टल पर आप कोई भी नए वाहन का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल्स कलेक्शन यानी NETC को भी पूरी तरह से वाहन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा वर्ष 2016 में फास्टैग का उपयोग करके टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए विकसित किया गया था। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा होता है। इसमें वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जारी किया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा में एक RFID रीडर होता है और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कार्ड की वैधता और राशि की जांच करता है। यदि कार्ड में उपयुक्त राशि होती है तो यह डिजिटल पेमेंट के माध्यम से टोल प्लाजा पर भुगतान के रूप में अदा कर दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008 के अनुसार टोल प्लाजा में फास्टैग लेन केवल फास्टैग यूजर्स की आवाजाही के लिए आरक्षित है और 2019 के राष्ट्रीय राजमार्गों को फास्टैग लेन घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लगभग 195 खंडपीठों का गठन करके एक ही दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2270 मामलों का निपटारा किया गया। जानते हैं लोक अदालतें क्या होती हैं? पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से ये विवादों का समाधान करवाती हैं। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होती हैं। यह संकल्पना गांव में लगने वाली पंचायतों पर आधारित है, जहां विवादों का समाधान परस्पर समझौते के माध्यम से होता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के द्वारा हितधारकों के साथ मिलकर किया जाता है। इसमें सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे इत्यादि का समाधान किया जाता है। ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, उनका निपटारा लोक अदालतों में नहीं किया जा सकता। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एशिया क्रिकेट परिषद ACC ने इस साल सितंबर में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। एशिया कप टूर्नामेंट 2020 के आयोजक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ टूर्नामेंट के लिए मेजबानी अधिकारों का आदान प्रदान किया था। इसका अर्थ है कि इस साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड करेगा। एशिया क्रिकेट परिषद का गठन 19 सितंबर 1983 को हुआ था और तब इसे एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस परिषद का उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में क्रिकेट के खेल का आयोजन, संवर्धन और विकास करना है। बढ़ते हैं आगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफैक द्वारा हाल ही में सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी API स्थिति, मुद्दे, तत्परता और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी। API क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी बीमारी के उपचार, रोकथाम या अन्य औषधीय गतिविधियों के लिए आवश्यक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को API कहते हैं। इस खबर की महत्ता इस बात में है कि भारतीय घरेलू दवा कंपनियों ने API का उत्पादन धीरे धीरे इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर उनको अधिक लाभ नहीं हो पा रहा था। तो बहुत मजबूत आधार के बावजूद कम लाभ होने के कारण घरेलू दवा कंपनियों ने धीरे धीरे API का आयात करना शुरू कर दिया। परंतु मौजूदा परिदृश्य में चीन से होने वाले इस भारी भरकम आयात के कारण महामारी को रोकने में समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइफैक ने अपनी तरफ से API के उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी माध्यम से व्यापक पैमाने पर API का उत्पादन किया जाए, केमिकल इंजीनियरिंग में मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की जाए और साथ ही मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएं।
भारतीय एपीआई उद्योग को अधिकतम सफल बनाने के लिए जैव उत्प्रेरकों के माध्यम से चिरल बिल्डिंग ब्लॉक का उत्पादन किया जाए। चिरल बिल्डिंग ब्लॉक एक मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं जो दवा बनाने में काम आते हैं। प्रौद्योगिकी विकास, त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा दवा उद्योग के व्यवसायीकरण के लिए अकादमिक और शिक्षा व्यवस्था तथा उद्योगों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, यानी शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों को आपस में मिलाया जाए। भारतीय कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन दिए जाना भी इस समस्या का एक समाधान हो सकता है। 15 जुलाई 2020 को भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार अड़चनों को दूर करने के लिए एक पंचवर्षीय रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे भारत यूरोपीय संघ पंचवर्षीय रोड मैप समझौते का नाम दिया जा रहा है। भारत और ईयू के बीच हुए 15वें शिखर सम्मेलन में आगामी 5 वर्षों यानी 2020 से 2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत किया गया है। रोड मैप 2025 के तहत दोनों पक्षों ने स्वतंत्रता, खुलेपन और समुद्री क्षेत्र में समावेशी दृष्टिकोण के संरक्षण के लिए हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा अनुसंधान एवं नवाचार में 20 वर्षों के मजबूत सहयोग को अंगीकृत करने के लिए भी दोनों देश आपस में वचनबद्ध हुए हैं। गैर व्यक्तिगत डाटा पर बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट का खाका पेश किया है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में इन्फोसिस के सह संस्थापक कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में सरकार ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारत में उत्पादित आंकड़ों के संग्रह से संबंधित कानूनों के नियमों का खाका तैयार करना था। इस समिति ने सिफारिश की है कि देश की विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थानों को भारत में उत्पन्न होने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा के दोहन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा इसने एक प्राधिकरण के गठन का भी सुझाव दिया है, जिसमें भारत में उत्पन्न गैर व्यक्तिगत आंकड़ों यानी नॉन पर्सनल डेटा के उपयोग और दोहन की निगरानी करने की शक्तियां होंगी। इन्होंने गैर व्यक्तिगत डाटा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डाटा, सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डाटा और निजी गैर व्यक्तिगत डाटा। बात करें गैर व्यक्तिगत डाटा की, तो यह वैसा डाटा है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान कर पाना संभव नहीं होता है। डेटा जैसे कि व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक्स और आनुवंशिक विवरण इत्यादि डेटा के अंग होते हैं। इसमें से यदि व्यक्ति का नाम और उसके बायोमेट्रिक्स और उसकी जेनेटिक विवरण को हटा दिया जाए तो बाकी का डेटा नॉन पर्सनल डेटा की श्रेणी में आ जाएगा। 15 वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 28 राज्यों में विस्तृत 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडीज को 15,187.50 करोड़ रुपए की किश्त अनुदान राशि के रूप में जारी की है। आपको बता दें कि वित्त आयोग ने 2020-21 की अवधि के लिए रूरल लोकल बॉडीज के लिए 60,750 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक राशि है। इस राशि को 2 भागों में विभाजित कर खर्च किए जाने की अनुमति दी गई है। पहला है बेसिक अनुदान अबद्ध यानी कि अनटाइड राशि। यह वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आरएलबीज के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। और बद्ध अनुदान यानी टाइड ग्रांट्स इन चीजों में इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पहला है स्वच्छता और ओपन डेफिकेशन फ्री स्थिति का अनुरक्षण और दूसरा पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति। आरएलबीज को प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में जो कोविड-19 के कारण मूल स्थानों से लौट आए हैं, यह राशि काफी मददगार साबित होगी। बढ़ते हैं आगे। 15,000 करोड़ रुपए मूल्य के पशुपालन अवस्थापना विकास कोष यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लागू करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके पात्र लाभार्थियों की बात करें तो इसमें किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, एमएसएमईज, कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत आने वाली कंपनियां, साथ में निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल हैं। इससे दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ताकि भारत के ग्रामीण और असंगठित दूध और मांस उत्पादकों को संगठित बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके। इससे उत्पादकों को अपने उत्पादों की सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन की समृद्ध खाद्य जरूरतें और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को भी इसके द्वारा रोका जा सकेगा। इसके साथ ही इस प्रयोग से उद्यमिता और रोजगार का सृजन होगा और साथ में दुग्ध उत्पादों के निर्यात को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप
स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से छोटे लोन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वावलंबी फंड योजना का मोबाइल ऐप शुरू कर दिया गया है। इसे प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप के नाम से जाना जा रहा है। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना और संबंधित संस्थानों तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है। छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वावलंबी फंड की शुरुआत की गई थी। 10,000 रुपए तक के लोन के लिए इसमें पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को इसके लिए किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत मिलने वाली पूंजी इस अवधि में विक्रेता मासिक किस्तों के जरिए चुका सकते हैं। तो इस कदम से भारत को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी VNR वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। नीति आयोग ने डिजिटल रूप से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF पर दूसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR जारी किया है और पहला 2017 में जारी किया गया था। इसके द्वारा प्रक्रियात्मक पहलुओं को समझाते हुए एक लघु फिल्म भी इसमें शामिल की गई थी और सतत विकास लक्ष्यों के कुछ क्षेत्रों में भारत की प्रमुख प्रगति के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरे VNR के अनुसार भारत विश्व की आबादी का छठा हिस्सा है, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने में भारत की अहम भूमिका होगी। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को 2030 तक प्राप्त करने के लिए भारतीय GDP का अतिरिक्त 6.2% खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही VNR में बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रणाली को अपग्रेड करने, निगरानी तंत्र में सुधार करना और स्टेक होल्डर्स को अधिक दक्ष बनाने के लिए बजट आवंटन में भी SDG को प्राथमिकता देनी होगी। जानते हैं कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा क्या है। यह समीक्षा स्वैच्छिक है और सदस्य देशों के द्वारा स्वयं की जाती है। इसका उद्देश्य इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करना है, जिसमें कार्यसूची को लागू करने में प्राप्त सफलताओं और चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। किसी देश द्वारा VNR तैयार करने की प्रक्रिया विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सहित संबंधित विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। इन शॉर्ट, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्या प्रगति और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको VNR में शामिल किया जाता है। बात करें सतत विकास लक्ष्यों की, तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य SDGs तय किए गए थे। इससे पूर्व मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में पूर्ण हो गए थे। इसका उद्देश्य सभी के लिए एक समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य दुनिया तैयार करना है और साथ ही विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को व्यापक रूप से शामिल करना है। भारत और इजराइल ने कोरोना महामारी के कारण तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर सहयोग को मजबूत करने, साइबर खतरों से संबंधित सूचना के आदान प्रदान के दायरे को विस्तृत करने में यह समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समझौते के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर वार्ता, क्षमता निर्माण में सहयोग और साइबर सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक रूपरेखा भी निर्धारित की गई है। इससे पहले वर्ष 2018 के समझौतों को दोनों देशों के साइबर सुरक्षा संबंधों का आधार माना जाता है, जबकि हालिया समझौता इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। चलते चलते एक नजर डालते हैं कुछ शॉर्ट खबरों पर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए इटोलीजुमेब इंजेक्शन के सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। जहाजरानी मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों एवं आम जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए नौवहन सहायता विधेयक 2020 द एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन वृद्धि दर जून के महीने में 6.09% के स्तर पर पहुंच गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती परिवार के अधिकारों को ही बरकरार रखा है। MSME मंत्रालय जूट एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात आंकड़ों के अनुसार भारत से जूट और उससे बने उत्पादों का वर्ष 2019-20 में 2,757 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 2,728 करोड़ रुपए का ही था।
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। शोधकर्ताओं के दावे के अनुसार यह किट कोरोश्योर नाम की यह किट विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ हुआ है। आपको बता दें कि 2013-14 से 2017-18 तक अमेरिका की जगह चीन इस मामले में अग्रणी था। भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा मौजूदा उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में डिजिटल परिवर्तन लाने और ऑनलाइन शिक्षा तथा छोटे व्यवसायियों स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए आगामी 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग 10 बिलियन डॉलर अर्थात 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। और आखिरी में भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव, जो कि भारत में पड़ता है, और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया। भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार प्रणाली की स्थापना करता है और इस समझौते को अंतिम बार 2016 में नवीनीकृत किया गया। तो ये था आज का वीकली करंट अफेयर्स। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले न्यू एडिशन के साथ में। आपको ये एडिशन कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं और तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।